Okay, so before going to components, first have a look at this model. You can see there are many components in a boiler. They are working in sync for generation of steam. तो इनमें से किसको क्या बुलाना है, उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है. So you see a silver color drum over here. Yes, sir. That is one component. Then उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कुछ और कंपोनेंट्स भी लगाए हैं. देन यहाँ पे ट्यूब्स है, कुछ और छोटे ट्यूब्स है. इन दोनों को डिफरेंट नाम से जाना जाता है. यहाँ पे ग्रेट अवेलेबल है. Then chimney, black color portion is chimney. Then a smoke box is there. Okay. So let's have a look at the components. First component is cylindrical shell. So in this figure you can see this silver color drum is called cylindrical shell, or you can say boiler shell. आप ये पीछे भी देख सकते हैं, एक कोचरन बॉयलर का मॉडल है, उसमें भी ये सिलिंड्रिकल ड्रम है. दैट इज बॉयलर शेल और सिलिंड्रिकल ड्रम, आप कुछ भी बुला सकते हो उसको, दोनों में से. जनरली इट इज मेड अप ऑफ स्टील प्लेट्स एंड बेंड इनटू सिलिंड्रिकल फॉर्म. ये बॉयलर जो जो भी सिलिंड्रिकल पोर्शन होते हैं, जो मेटल से बने होते हैं, उनको बेंड करके बनाया जाता है. Okay, so here this drum is made up of steel plates which are bent into cylindrical shape, और बेंड करके उसको उस पोजीशन में होल्ड करने के लिए, सिलिंड्रिकल फॉर्म रिटेन करने के लिए उसको या तो वेल्डिंग किया जाता है या तो रिवेटिंग किया जाता है. नाउ वेल्डिंग मीन्स हम उन दोनों को परमानेंटली ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल. हम मेटल को पिघल लेते हैं और उसकी मदद से जो प्लेट होती है उसके दोनों एंड को सील कर देते हैं. और रिवेटिंग में क्या करते हैं, लेट मी ड्रॉ इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. रिवेटिंग में क्या करते हैं, हमने ये सिलिंड्रिकल प्लेट को सिलिंड्रिकल फॉर्म में बेंड किया है. ओके, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ. तो वेल्डिंग में करेंगे कि ये पोर्शन को वेल्ड कर देंगे पूरा, और रिवेटिंग में क्या करेंगे, हम स्टील प्लेट को बेंड करेंगे ऐसे, और ये जो है जहाँ पे दोनों एंड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेट आगे रखेंगे, एक प्लेट अंदर बाहर की साइड रखेंगे, और यहाँ पे रिवेट जो है वो इंसर्ट कर देंगे. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. And the ends of the shell are closed by means of plates in different shapes. तो स्टील प्लेट को हम बेंड करेंगे तो ऐसा एक सिलेंडर बन जाएगा. बट ये जो सिलेंडर अभी बना है प्लेट को बेंड करके, उसका ये वाला एंड है और उसके एक्जैक्टली अपोजिट वाला एंड वो तो खुला रह जाएगा. बट बॉयलर की डेफिनेशन में ही हमने क्लियर किया है कि इट इज अ क्लोज्ड वेसल. तो ये जो खुला हुआ एंड है दोनों साइड पे, उनको भी सील करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्टील प्लेट्स. तो ये पोर्शन है, यहाँ पे भी हम स्टील प्लेट लगा देंगे. एंड इट शुड हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू कंटेन वाटर एंड स्टीम. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कंबशन चैम्बर. तो इन दिस मॉडल यू कैन सी ये जो येलो कलर किया गया है, दैट इज अ कंबशन चैम्बर, जिसके अंदर फ्लू गैसेस है वो मूव हो रहे होंगे. दैट इज कंबशन चैम्बर, जो बॉयलर शेल के एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए. ये जो बॉयलर शेल है उसके एग्जैक्टली नीचे या तो आसपास होना चाहिए,
ताकि वो जो हीट है वो ट्रांसफर कर सके यहाँ से भी और इन ट्यूब्स में भी। So that is combustion chamber. Okay, it is the space generally below the boiler shell and meant for burning fuel in order to produce steam. मीन्स ये जो चैम्बर है उसमें फ्यूल बर्न करके फ्लू गैसेस पास हो रहे होंगे। दैट इज व्हाट इट वांट टू से। देन थर्ड कंपोनेंट इज ग्रेट। Okay, now grate is a platform in the combustion chamber. Okay, it is inside combustion chamber upon which fuel is burned. Okay, ग्रेट जो है एक प्लेटफॉर्म होगा, उसके ऊपर हम फ्यूल रख देंगे। नाउ जनरली इन बॉयलर्स फॉर जनरेटिंग स्टीम वी आर यूजिंग कोल एज अ फ्यूल। हम जो कोल आता है उसको बर्न करते हैं और उसकी जो हीट जनरेट होती है उससे स्टीम जनरेट करते हैं। okay, so mainly in boilers we are using coal as a fuel। तो ग्रेट के ऊपर हम कोल रख देंगे और उसको फिर बाद में जला देंगे टू जनरेट हीट। The grate consists of cast iron bars which are spaced apart so that air can pass through it। If you see, काफी सारे रॉड्स होंगे जो पैरेलल रखे होंगे, वन इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कि जो नेट्स आते हैं जाली, उसमें कैसा स्पेस होता है बीच में। तो दैट काइंड ऑफ स्पेसेस विल बी देयर हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो क्या होगा, इसके ऊपर पोल रखा होगा यहाँ पे ऊपर के साइड, और नीचे से जो एयर है वो फ्लो हो रही होगी। नाउ वन concept is that for efficient burning of fuel you require sufficient amount of oxygen। और ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? एयर में से। सो फ्यूल को अगर मुझे कोल को बर्न करना है सपोज, तो दो चीजें चाहिए होगी। एक तो हीट, हम आग लगाएंगे तभी ये कोल जलेगा, और दूसरा ये कोल को एफिशिएंट बर्न करने के लिए उसके ऊपर से एयर पास करनी होती है। तो टू प्रोवाइड दिस टू थिंग्स, हीट एंड एयर, वी आर यूजिंग दिस ग्रेट। अब ग्रेट कहाँ पे प्लेस हुआ होगा? आप देख सकते हैं ये जो ब्लू ट्रॉली है, ओके, इसके ऊपर ग्रेट रखा होगा, के ऊपर फ्यूल होगा, ओके, और नीचे से हवा पास हो सकती है। तो ग्रेट इज जनरली प्लेटफॉर्म ऑन विच वी आर प्लेसिंग आवर फ्यूल। Fourth component is furnace। It is a chamber formed by the space above grate and below the boiler shell in which combustion takes place। So where it is, अगर यहाँ पे हमारा ग्रेट है जिसके ऊपर फ्यूल रख के हम उसको जला रहे हैं, तो ये वाला जो स्पेस होगा कंबशन चैम्बर के अंदर ही एक स्पेस बन जाता है, जो यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा और एयर सप्लाई होगा। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड फर्नेस, जहाँ पे एक्चुअली में हम फ्यूल को आग लगाते हैं। फर्नेस आपने काफी सारी जगह पे देखी होगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फर्नेस के अंदर बहुत सारी आग होती है टू बर्न द फ्यूल, बाय बर्निंग द फ्यूल। सो ये जो पोर्शन होगा जहाँ पे हम आग लगाएंगे फ्यूल को, दैट इज कॉल्ड फर्नेस। I am showing you with the help of this Babcock and Wilcox model because it is open and you can better understand। ये सारी चीजें हैं
वो दूसरे बॉयलर्स में भी अवेलेबल होगी, उसका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा, but this is open model, so you can better understand. That is why I am showing in this. So that is furnace. And next component is fire hole. It is the hole through which coal is added to the furnace. एक होल होता है जहाँ से हम कोल फर्नेस में फीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ग्रेट है, तो आप ये ओपनिंग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से हम कोल जो है वो इस पे डाल सकते हैं ग्रेट के ऊपर और फर्नेस में, यू कैन से। तो दिस होल इज कॉल्ड फायर होल, जहाँ से हम फ्यूल जो है वो सप्लाई करते हैं फर्नेस के अंदर। आपने काफी सारी पुरानी मूवीज में देखा होगा कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन में वो इंसान जो होता है वो कोल अंदर डालता रहता है। ओके, सो जिस होल में से वो कोल डालता है अंदर, दैट होल इज कॉल्ड फायर होल। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एश पिट। ओके, नाउ एश मीन्स जो राख होती है, जो हमारा फ्यूल कोल जो है वो बर्न हो जाएगा, उसके बाद में जो बचेगा वो होगी राख, एश। ओके, so it is a pit in which we are collecting ash. It is the area in which the ash of burnt coal is collected. Simple. Next component is smoke chamber or smoke box. So what is that? The waste gases are collected here and then releases into chimney and then to atmosphere. Concentrate on these waste gases. Now what is waste gas? Let's have a look at it first. तो यहाँ पे जो हमारा कोल बर्न हुआ होगा उसकी मदद से फ्लू गैसेस जनरेट हुए हैं। okay. So that flue gases are passing from these tubes. okay. So tubes के अंदर क्या है, यहाँ पे वाटर होगा, तो ये जो फ्लू गैसेस है वो अपनी थोड़ी थोड़ी हीट इस जो ट्यूब के अंदर वाटर है उनको देते जाएंगे। तो जब मेरे फ्लू गैसेस यहाँ पे आएंगे थोड़ा फार डिस्टेंस पे, तब क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लू गैसेस है उसके पास थोड़ी कम हीट होगी। यहाँ पे फ्लू गैसेस के पास ज्यादा हीट होगी, बिकॉज ये जो है वो फ्रेशली जनरेटेड फ्लू गैसेस है, फ्यूल को बर्न करके तुरंत जनरेट हुए हुए फ्लू गैसेस है। सो यहाँ पे फ्लू गैसेस के पास हीट ज्यादा होगी, वो उसमें से थोड़ी हीट वो स्टीम के अंदर जो वाटर है उनको पास करते हैं। सो जो फ्लू गैसेस बाद में यहाँ पे आएंगे उनके पास थोड़ी कम हीट होगी। सिमिलरली जब फ्लू गैसेस यहाँ पे आएंगे तो और भी कम हीट होगी उसके पास। देन फाइनली दे विल गो इनटू स्मोक बॉक्स। सो यहाँ पे अल्टीमेटली जो फ्लू गैसेस है जो स्मोक बॉक्स में एंटर हो रहे हैं उसके पास बहुत ही कम हीट अवेलेबल होगी। ओके, बट हीट तो है, कम तो कम सही, हीट तो है। ओके, सो दिस हीट which is not utilized in generating steam is called waste heat. कितनी हीट हमारी वेस्ट में जा रही है, that is why it is called waste heat. Okay. So in smoke box, this waste heat is going inside with the help of flue gases. Okay. And here flue gases are processed inside the smoke box. Okay. Because flue gases में भी काफी सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए ठीक नहीं होते हैं, इज हैजार्डियस फॉर देयर हेल्थ। तो यहाँ पे जो फ्लू गैसेस होंगे वो फिल्टर होंगे और उसके बाद आफ्टर फिल्ट्रेशन द रिमेनिंग फ्लू गैस विल गो इनसाइड चिमनी एंड थ्रू द चिमनी इट विल बी एस्केपिंग इनसाइड इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर डिसिपेट हो जाएंगे फ्लू गैस हमारे।
So this portion over here is the smoke box. इसके अंदर हमारा जो बचा हुआ फ्लू गैसेस है, जो थोड़ी बची हुई हीट लेके जा रहा है, वो प्रोसेस होते हैं. So that is called smoke chamber or smoke box. Then next component is manhole. It is a hole provided on the boiler shell so that a workman, जो इंसान होता है, लेबर, वो बॉयलर के अंदर जा सकता है थ्रू दिस होल. इट्स कॉल्ड मैन होल. तो यहाँ पे ओके, इसमें विजिबल नहीं है क्योंकि इसमें साइड में है मैन होल. तो जनरली मैन होल इज थ्रू विच वर्कर कैन गो इनसाइड and clean the boiler from inside. बॉयलर को अंदर से साफ कर सकता है. That is called manhole. मेंटेनेंस जब हम बॉयलर का करते हैं तब ये मैनहोल का यूज होता है. कि जब बॉयलर बंद होता है, शट डाउन होता है, तब कोई इंसान है वो अंदर जाके साफ सफाई कर सकता है. ओके, नाउ साफ सफाई करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज inside the boiler drum there are chances of scale deposition. तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था. बॉयलर वाटर जो है वो स्टीम बन के उड़ जाता है, पर उसके अंदर की इम्प्योरिटीज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नीचे सेटल हो जाती है. ओके, सो उसको हटाना जरूरी होता है, अदरवाइज ओवर हीटिंग विल स्टार्ट. तो फॉर मेंटेनेंस पर्पस दिस मैनहोल इज यूज्ड. Next is hand hole. Now there are many components inside the boiler in which a human cannot go because space वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी कि पूरा इंसान अंदर जा सके. तो इंसान का जो हाथ होता है, सिर्फ वो हाथ अंदर जा सके और क्लीन कर सके, इतनी स्पेस अवेलेबल होती है. तो वहाँ पे हैंड होल यूज होते हैं. So these are also used for maintenance purpose. Then I think last component, no, next component is mud box. Okay, now the name suggests mud box. Okay, mud means जो कीचड़ होता है वो. So we are in generating steam, we are not using a processed water. कि हम आरओ का वाटर यूज नहीं करते कि अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी नहीं जाएगी, मड भी नहीं जाएगा. थोड़ा थोड़ा अमाउंट में मड अंदर जा सकता है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफी सारा मड इकट्ठा हो जाता है. तो उस मड को कलेक्ट करने के लिए एक बॉक्स होता है बॉयलर के अंदर. दैट बॉक्स इज कॉल्ड मड बॉक्स. आई विल शो यू दिस कंपोनेंट्स once we discuss the boilers. It collects all the impurities present in water. It is at the bottom of the barrel or shell. These impurities are removed time to time with help of blow of cork. What is this blow of cork? That we will also learn. Blow of cork, for now you simply remember it is a cork or valve through which we are taking out the mud. Next component is steam collecting pipe or anti-priming pipe. Now क्या क्या होता है जब हम स्टीम को वाटर को गर्म करते हैं? Okay, so it is converted into steam. Okay, steam में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं पहुंचता है तो ये जो स्टीम जो होगी वो वेट स्टीम होगी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेट स्टीम? वेट स्टीम मींस इस स्टीम के अंदर दो तरह के पार्टिकल होंगे, ड्राई पार्टिकल एंड वेट पार्टिकल. वेट पार्टिकल मींस मॉइस्चर सिंपली. तो ये जो स्टीम जनरेट होगी उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होगा. पर हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में ऐसी होंगी कि मुझे ड्राई स्टीम ही चाहिए, ड्राई पार्टिकल्स ही चाहिए, वेट नहीं चाहिए. ऐसे केस में क्या करेंगे?
हम एक अरेंजमेंट करते हैं। वो अरेंजमेंट क्या करता है कि यहाँ पे जो भी स्टीम पास होगी उसमें से सिर्फ ड्राई पार्टिकल्स ऊपर मूव हो सकते हैं, वेट पार्टिकल्स है वो फिर से नीचे आ जाएंगे। तो दिस अरेंजमेंट इज डन इन एंटी प्राइमिंग पाइप। So that is what stated over here. When the steam leaving the boiler, it contains certain amount of water, moisture particles. Anti-priming pipe is used to separate water particles from steam and to collect the dry steam from boiler. Okay, next components are mountings and accessories. Now what do you mean by mountings? जनरली स्टीम जनरेट करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक ड्रम जिसके अंदर वाटर भरा होता है और नीचे से हीट चाहिए। ओके, नीचे से उसको गर्मी चाहिए। अगर ये दो चीज होती है, वाटर है और हीट है, तो हमारी स्टीम जनरेट हो जाएगी। पर हमें मालूम नहीं है कि अंडर प्रेशर कितना जनरेट हुआ है, स्टीम का प्रेशर कितना जनरेट हुआ है, स्टीम का टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें हमें मालूम नहीं है। और ये जो बॉयलर का शेल है वो हमने डिज़ाइन किया है कि 10 बार प्रेशर के लिए डिज़ाइन किया है हमने ये बॉयलर शेल। मीन्स अगर 10 बार से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये बॉयलर शेल फट जाएगा। बट इफ सिंपली आई एम डूइंग दिस टू अरेंजमेंट कि पानी रख दिया और उसको हीट दे दी, तो मैं ये जान नहीं पाऊंगा कि इसके अंदर प्रेशर कितना जनरेट हुआ है। अगर मुझे मालूम नहीं है और एक्सीडेंटली अंदर का प्रेशर 15 बार तक अचीव हो गया तो क्या होगा? ये बॉयलर फट जाएगा। So to avoid this failure of boiler, we are attaching many devices on this boiler drum for safe operation of boiler. बॉयलर को फटने से बचाने के लिए हम काफी सारे अरेंजमेंट करते हैं। So that arrangement is called mounting. तो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो प्रेशर अंदर का जानने के लिए हम इसके ऊपर प्रेशर गेज डाल सकते हैं, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो प्रेशर गेज तो इंडिकेट कर देगा कि 15 बार तक हो गया है। तो हम क्या करेंगे? तो टू रिलीज सम स्टीम्स वी कैन प्लेस वाल्व्स, के उसके ऊपर वाल्व्स रख देंगे, सेफ्टी वाल्व्स। तो सेफ्टी वाल्व क्या रहेगा? अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो ये सेफ्टी वाल्व है वो थोड़ी स्टीम रिलीज कर देगा, तो अंदर का प्रेशर रेंज में आ जाएगा। So like this, there are many more devices attached on this boiler drum. तो ये सारी जो devices है, they are called mountings, which are used for safe operation of boiler. Okay. These are safety devices for safe working operation of boiler. Okay. While writing the definition of mounting, these things, safe working of steam boiler should be there in your sentence, and they are mounted on the boiler like water indicator valves, pressure gauge, fusible plugs, etc. We will see this mounting and accessories in next chapter in detail. Next components are accessories. Now as the name suggests, accessories. Now accessories means which are not necessary, but if you use these things then the efficiency of the boiler can be increased. अगर आपको सिंपल वे में ये जानना है तो हमारी एक्टिवा, बाइक जो भी है उसमें भी एक्सेसरीज डलवाते हैं। तो क्या बिना एक्सेसरीज के हमारी बाइक और जो एक्टिवा कुछ भी होता है वो ठीक से काम नहीं करेगी? वो अपना वर्किंग तो ठीक से करेगी, पर उसके ऊपर जो पैसेंजर बैठा है उसका कंफर्ट कम कर देगी। बिकॉज अगर जो पैसेंजर बैठा है वो अपने पाँव जो है वो ठीक से टिका नहीं पाएगा बगैर एक्सेसरीज। So if you use the accessory, you can
better operate the machines. Likewise, in that context, you can apply the same concept over here. Without these accessories, boiler will work, but to increase its working capacity and increase its efficiency, we are using accessories. So every device that is used for increasing the efficiency of boiler is called accessory. So that is what written over here. These devices are used for increasing the efficiency. Now in the definition of accessories, these words should be there. Increasing the efficiency of boilers. They are integral parts of boiler, and the examples are superheaters, economizers, air preheaters. Likewise, there are so many devices. We also discussed these in second chapter. So these are the different components of boiler. I hope you are understanding. You understood this? Do you have any query in this? No, sir. Okay, fine. Then now let's go ahead. Let's discuss one of the boiler. Okay. As I said, we are having 3 boilers in our syllabus. Okay. So I am starting from Babcock and Wilcox boiler. Okay, so this is the actual figure of a Babcock and Wilcox boiler. एक छोटा डिवाइस ही है यहाँ पे दिखाया, but in actual in big power plants, its size is very big. The boiler size. You can see the dimensions of these boilers. Okay, shell diameter 1.22 to 1.83. Okay, these dimensions are not important for exam point of view. They are just given for your reference. आप देख सकते हो कि ये साइज कितना होता है और कितनी कैपेसिटी होती है. मेन थिंग इज दिस characteristics of boiler. Now if you have understood the classification of boiler, you can easily write the characteristics of this Babcock and Wilcox boiler. So according to classification, यहाँ पे जो हमारा बॉयलर का शेल है, ये जो ड्रम, उसका ओरिएंटेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल. So that is why Babcock and Wilcox boiler is also called horizontal boiler. Okay. And second, यहाँ पे ट्यूब्स कितनी हैं? एक से ज्यादा ट्यूब्स है, आप देख सकते हो. So that is why it is called multi-tube boiler. और इस बॉयलर में जो वाटर होता है वो कहाँ पे होगा? ये जो ट्यूब्स है उसके अंदर वाटर होगा और उसके सराउंडिंग ये कंबशन चैम्बर के अंदर फ्लू गैसेस होंगे. So according to classification, this arrangement is called water tube boiler. Then यहाँ पे फ्यूल कहाँ पे बर्न हो रहा है? यहाँ नीचे ग्रेट के ऊपर. So as per our classification, when our fuel is burning outside the boiler drum, हमारा बॉयलर ड्रम कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर, और फ्यूल कहाँ पे बर्न हो रहा है? यहाँ पे नीचे. मीन्स बॉयलर शेल के बाहर फ्यूल बर्न हो रहा है. So that is why it is also called externally fired boiler. And one more thing, it is natural circulation of water, natural circulation boiler. यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस की मदद से वाटर और स्टीम का फ्लो होगा. So it is also called natural circulation boiler.
नाउ हमने जो यहाँ पे टर्म्स डिस्कस किए थे जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस, तो हैंड होल एक बताया था आपको। तो इस ट्यूब्स के एंड पे ये जो आप देख रहे हैं, दे आर हैंड होल्स, जिसके अंदर सिर्फ हमारा हाथ जा सकता है या फिर हाथ की मदद से कुछ रॉड या क्लीनिंग डिवाइस जा सकता है। तो दे आर हैंड होल। मैन होल जो है वो यहाँ पे पीछे की साइड पे हो सकता है। यू कैन सी हियर द फायर डोर, जहाँ पे हम कोल सप्लाई कर सकते हैं। So now let's have a look at the construction of this boiler. This is the big picture. You can see here pressure gauge, water level indicator, safety valves, and steam valve. ये सारी अरेंजमेंट की गई होती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन ट्यूब्स के बीच बीच में कुछ ब्रिक्स जैसा आपको दिख रहा है। What is that and why it is there? We will discuss in this working of this boiler. देख सकते हो यहाँ पे है ऊपर तक, यहाँ पे ट्यूब्स की जगह छोड़ के यहाँ पे है इतना पोर्शन में, और यहाँ पे इतने पोर्शन में। तो now this is the diagram for Babcock and Wilcox boiler. So in this first component is this boiler shell. हम बॉयलर शेल के साथ ये जो ट्यूब्स है वो कनेक्टेड है विद हेल्प ऑफ दिस स्मॉल ट्यूब्स। और ये जो ट्यूब्स है वो इंक्लाइंड रखी है, वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में नहीं है पर इंक्लाइंड है ऐसे। दिस इज डन टू सेट अप द नेचुरल सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन सेटअप करने के लिए ऐसे जो ट्यूब्स है वो यहाँ पे इस बॉयलर के अंदर इंक्लाइंड पोजीशन में रखी हुई है। So first it consists of inclined water tubes, a steam and water drum. Okay, boiler drum is also sometimes referred to as steam and water drum because inside this drum you can see water and steam both are present. So it is also known as steam and water drum. The drum is connected to uptake and downtake header by short riser tubes. You can see these tubes are connected with this drum with the help of these riser tubes, small riser tubes. तो यहाँ पे steam और water का flow होगा between boiler and these tubes. These tubes are getting at uptake header and downtake header. Okay, so tubes are fitted in between uptake header. Okay, this header is called uptake header and this header is called downtake header.